अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर सना फ्रॉम tabiuacademy.com। आज हम देखेंगे एंजाइम्स। एंजाइम्स आर जस्ट बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, यानी कि वो यूज़ अप नहीं होते लेकिन वो एक रिएक्शन को स्पीड अप कर लेते हैं या उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर लेते हैं, सो इट डजंट नीड एज मच एनर्जी फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस। इंट्रोडक्शन। तो पहली बात है कि एक जो ह्यूमन सेल्स में इतने एंजाइम्स है, यानी कि 40,000 डिफरेंट एंजाइम्स एग्जिस्ट इन ह्यूमन सेल्स। हर एक डिफरेंट केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करता है। दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस इन द बॉडी बाय 10 to the power of 6 अप टू 10 to the power of 12, यानी कि 1 मिलियन से लेके उससे ऊपर तक। ये बहुत तेज़ी से रिएक्शंस करवाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, जो सिर्फ 37 डिग्रीज़ है, उसके अंदर भी वो हमारी सब वो रिएक्शंस टेक प्लेस कर सकती हैं जो नेसेसरी हैं हमारे सेल्स का ज़िंदा रहने के लिए। प्रॉपर्टीज़। अब सब जो एंजाइम्स हैं दे आर एक्चुअली ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। अब जब हमने प्रोटीन्स को देखा था तो प्रोटीन्स का जो स्ट्रक्चर था वो एक प्राइमरी स्ट्रक्चर था, फिर एक सेकेंडरी लोकलाइज जो फोल्डिंग होती थी, फिर एक टर्शरी स्ट्रक्चर में फोल्ड होता था टू मेक अ ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अब ये जो ग्लोब्यूलर इसका स्ट्रक्चर है, जो टर्शरी स्ट्रक्चर है या इवन जो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब अगर ये शेप चेंज हो जाता है तो इट विल नो लॉन्गर कैटलाइज द रिएक्शन, जो हम आगे देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं जिनका एक स्पेसिफिक शेप होता है। उसके अलावा ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करते हैं और ख़ुद चेंज नहीं होते। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ कैटलिस्ट, कि इट रिमेन्स अनचेंज्ड। एन एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर द रिएक्शन इट कैटलाइजेज बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ इट्स एक्टिव साइट। आपको सिर्फ एक थोड़ा सा अमाउंट चाहिए एंजाइम का, और इसका बहुत ज़्यादा असर होता है सबस्ट्रेट्स पे, यानी कि सबस्ट्रेट्स का मतलब वो है कि जो आकर उससे बाइंड करेंगे और उनकी रिएक्शन होगी। एक्टिविटी इज़ अफेक्टेड बाय 5 थिंग्स। pH, क्योंकि वो भी प्रोटीन को अफेक्ट करता है, उसके बॉन्ड्स को। टेम्परेचर, दैट ऑल्सो हैज़ एन इफेक्ट ऑन द बॉन्ड्स ऑफ द स्ट्रक्चर। प्रेशर, क्योंकि अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो जाहिर है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सेस ज़्यादा ईजिली और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बनेंगी जितना कम स्पेस होगा। उसके अलावा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, जो प्रेशर से काइंड ऑफ रिलेटेड ही हैं। अगर एक वॉल्यूम कम है तो वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा विद एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वही है, प्रोटीन्स हैं जिनका टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से एक 3D शेप होती है जो प्रिसाइज होती है। जो इनका हाइड्रोफिलिक आर ग्रुप्स हैं, यानी कि जो वाटर लविंग है, वो बाहर की तरफ इसलिए फेस करते हैं ताकि एंजाइम सॉल्युबल रहे। तो जो एक्टिव साइट है वो एक डिप्रेशन होती है या एक क्लेफ्ट, ये दिस इज़ द एक्टिव साइट राइट हियर। तो ये एक डिप्रेशन होती है, ये एक क्लेफ्ट होता है जहाँ पे सबस्ट्रेट आकर बाइंड होता है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत स्पेसिफिक होता है। द शेप इज स्पेसिफिक टू द सबस्ट्रेट, वो उससे कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स कि ये जो शेप है इट्स नॉट द सेम एज दिस, बट ये शेप ऐसा है कि ये इसमें पूरा फिट आ जाएगा, तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। तो यही एक्टिव साइट की शेप की वजह से एक एंजाइम एक रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होती है। जो कोफैक्टर होता है वो एक नॉन प्रोटीन सब्सटेंस होता है जो इसेंशियल होता है फॉर द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। देखो, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है कोफैक्टर, वो ये होता है कि वो बहुत टाइटली बाउंड है टू द एंजाइम, तो वो अक्सर ऑर्गेनिक होता है और जैसे कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, तो वो बहुत टाइटली बाउंड होता है। जो को एंजाइम है वो एक लूजली बाउंड इनऑर्गेनिक कोफैक्टर होता है, जैसे मिनरल्स वगैरह होती हैं, दे एक्ट एज कोफैक्टर्स, तो उनका एक लूज बॉन्ड है एंजाइम के साथ जो टूट भी जाता है और दोबारा बन जाता है। जैसे को एंजाइम ए हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन के लिए। तो व्हाट्स एन एपो एंजाइम? ये एंजाइम माइनस अ कोफैक्टर, यानी कि जो इनएक्टिव एंजाइम होता है, और हेलो एंजाइम इज एन एंजाइम विद इट्स कोफैक्टर, जिसको हम एक्टिव एंजाइम कहते हैं। और मैकेनिज्म क्या है? यही मैकेनिज्म है कि सबस्ट्रेट आकर बाइंड होता है, टेम्पररी बॉन्ड्स बनती हैं बिटवीन द एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट, और उसी तरीके से वो उनको तोड़ फोड़ देता है और फिर उनकी प्रोडक्ट्स को एक्सपेल कर लेता है, अपनी बॉन्ड्स जो है उसकी टूट जाती हैं सबस्ट्रेट के साथ, एंड द प्रोडक्ट्स आर फ्री टू गो।
तो जो बॉन्ड्स हैं वो सबस्ट्रेट और जो आर ग्रुप्स ऑफ द अमीनो, जो हमने जब अमीनो एसिड्स पढ़ी थी प्रोटीन स्ट्रक्चर में, तो उनके आर ग्रुप्स होते थे, जो आर ग्रुप है और जो सबस्ट्रेट है उनके बीच में बॉन्ड्स बनती हैं। स्पेसिफिसिटी, ये वही बात है कि एक टाइप ऑफ एंजाइम विल एक्ट ऑन वन टाइप ऑफ सबस्ट्रेट, क्योंकि एक्टिव साइट की शेप की वजह से, जो कि सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है। देयर आर टू हाइपोथेसिस। एक है लॉकिंग की, ये वो होता है कि जैसे एक चाबी और एक जो लॉक होती है, जब आप चाबी उसके अंदर डालते हो तो चाबी का जो शेप है वो पहले से ही परफेक्टली उस लॉक से कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि वो परफेक्टली उसके अंदर फिट होता है। तो जब आप खोलते हो तो कोई चीज़ चेंज नहीं होती है। लेकिन जो इंड्यूस्ड फिट है, इंड्यूस्ड मतलब कि वो बाद में हो जाती है। तो वो होता ये है कि सबस्ट्रेट का शेप स्लाइटली चेंज हो जाता है। इट्स इंड्यूस्ड टू चेंज इट्स शेप जब वो एक्टिव साइट के अंदर जाने लगता है, तो एक्टिव साइट थोड़ा सा बदल जाता है ताकि सबस्ट्रेट पूरी तरह फिट आ जाए। तो दैट्स इंड्यूस्ड फिट। इनहिबिटर्स वो होते हैं जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है उसको बनने नहीं देते। तो ये एक केमिकल सब्सटेंस है जो बाइंड कर सकता है एक्टिव साइट के साथ, लेकिन कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है। इट जस्ट ब्लॉक्स द एक्टिव साइट। तो सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बन सकता और केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकता। एग्जाम्पल्स ये है पॉइजन्स और ड्रग्स। दो तरह के इनहिबिटर्स हो सकते हैं, इरिवर्सिबल जो कि जो एंजाइम का स्ट्रक्चर है उसी को तबाह कर देते हैं, तो दे कैन फॉर्म, या फिर वो डिस्ट्रॉय करते हैं उसके ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को, या दूसरा वो इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बना लेते हैं कि अब वो उस एंजाइम के एक्टिव साइट से किसी सूरत नहीं निकलेंगे। लेकिन जो रिवर्सिबल है दे फॉर्म वीक लिंकेजेस विद द एंजाइम, और उनका जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो सकता है। आप ज़्यादा सबस्ट्रेट डालेंगे तो वो एक कंपटीशन आ जाएगी, वो इनहिबिटर के साथ compete करेंगे, और जितना आप ज़्यादा सबस्ट्रेट डालेंगे वो उतना ही इनहिबिटर को डिस्प्लेस करेगा फ्रॉम द एंजाइम, तो उनका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो सकता है। देयर आर टू टाइप्स रिवर्सिबल में, कंपेटिटिव भी हो सकता है या नॉन कंपेटिटिव। अब जो कंपेटिटिव है वो तब होता है जब, ये देखें, जब इनहिबिटर जो है वो परफेक्टली बाइंड होता है एक्टिव साइट में, यानी कि वो जब एक्टिव साइट में बाइंड हो रहा है ना, तो वो compete कर रहा है विद द सबस्ट्रेट, तो इसको हम कंपेटिटिव इनहिबिशन कहते हैं। नॉन कंपेटिटिव तब होता है कि यहाँ पे एक एलिस्टेरिक साइट होता है, एक अल्टरनेटिव साइट, वहाँ पे आकर जब इनहिबिटर बाइंड होता है तो उसकी वजह से ये एक्टिव साइट का शेप चेंज होता है, और इसको हम नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली सबस्ट्रेट के साथ कोई कंपटीशन नहीं कर रहा, वो बस उसका शेप ऑल्टर करता है ताकि फिर सबस्ट्रेट बाइंड ही ना कर सके एक्टिव साइट से। इट विल नॉट बी कॉम्प्लीमेंट्री टू द एक्टिव साइट। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम फंक्शन, बेसिकली ये वही फैक्टर्स हैं जो कि एक प्रोटीन को ख़राब करती हैं, क्योंकि हमें पता है एन एंजाइम इज़ अ ग्लोबुलर प्रोटीन, अगर उसका शेप चेंज होगा तो उसका फंक्शन भी ख़त्म हो जाएगा। तो टेम्परेचर अगर हम एक एंजाइम को बहुत ज़्यादा हीट करें वो डीनेचर हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स उसके सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर के टूट जाते हैं, तो उसका शेप ख़राब हो जाता है, सबस्ट्रेट अब उसमें फिट नहीं आता, तो रिएक्शन नहीं हो सकता। एंड इन जनरल एंजाइम्स का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। मैमल्स में हमें पता ना कि हमारी बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्रीज़ है, तो इट्स अराउंड दैट मार्क जो उन एंजाइम्स का ऑप्टिमम टेम्परेचर है। लेकिन जो आर्कटिक स्नोफॉल है, क्योंकि वो बर्फ़ में होता है, तो उसके एंजाइम्स -10 डिग्री सी पे ऑप्टिममली काम करते हैं। तो इट डिपेंड्स कि वो ऑर्गेनिज्म का टेम्परेचर क्या है और उसकी इन्वायरमेंट का। All the way up to the optimum temperature, the rate of reaction increases with temperature in a hyperbolic fashion. और ये इसलिए है क्योंकि मॉलिक्यूल्स और एंजाइम्स गेन कर रहे हैं किनेटिक एनर्जी। जितना ज़्यादा किनेटिक एनर्जी होगा उतने ज़्यादा फोर्स से कोलाइड करेंगे, और there is the amount of energy needed for two reactants to collide, या in this case molecules and enzymes, उस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो अगर ज़्यादा हीट होगी तो ज़्यादा किनेटिक एनर्जी होगी,
तो more of the enzymes and molecules will have the activation energy. Q10 वो है कि अगर हम 10 डिग्री C से टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएं, रिएटिव रिएक्शन कितना इंक्रीज होगा, दैट इज़ Q10, और ये वैल्यू होता है 2 to 3, यानी कि अगर हम 10 डिग्री से इंक्रीज करें तो 2 to 3 टाइम्स फास्टर होगा जो रिएक्शन है. लेकिन अबव द ऑप्टिमम टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते जाएं टेम्परेचर को, तो फिर उसके बाद बहुत रैपिडली डिक्रीज करने लग जाता है रेट ऑफ रिएक्शन. और ये इसलिए है क्योंकि मैंने बताया था अभी डीनेचुरेशन की वजह से जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटती हैं, तो रिएक्शन नहीं हो सकता. उसी तरीके से पीएच का भी ऑप्टिमम पीएच होता है. पीएच इसलिए अफेक्ट करता है एंजाइम्स को क्योंकि वो प्रोटीन्स हैं, तो वो अमीनो एसिड से बने हुए हैं. तो जो चार्ज्ड अमीनो एसिड्स हैं एक्टिव साइट पे, उनकी जो COOH ग्रुप है फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो अनचार्ज है लो पीएच पे और हम पीएच को हाई कर दें तो अब वो COO माइनस हो जाएगा. तो इस चेंज की वजह से वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे असर पड़ेगी क्योंकि वो फिर बॉन्ड्स बनाने लग जाएगा विद अदर पार्ट्स ऑफ द प्रोटीन, तो उसका जो पूरा टर्शरी स्ट्रक्चर है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा. तो इट अफेक्ट्स द चार्ज्ड अमीनो एसिड्स एट द एक्टिव साइट. प्रॉपर्टीज चेंज एंड सबस्ट्रेट कैन नो लॉन्गर बाइंड, क्योंकि वो जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, जो बॉन्ड्स हैं वो हिल जाती हैं. एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन, ये दोनों चीज़ें भी अफेक्ट करती है एंजाइम फंक्शन को. ये लिनियरली इंक्रीज होता है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे करके. तो एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ाएंगे तो उसी प्रोपोर्शन से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी. लेकिन एक ऐसा कॉन्सेंट्रेशन आ जाता है जब सबस्ट्रेट फिर लिमिटिंग हो जाती है, यानी कि एंजाइम तो बहुत है लेकिन अब सबस्ट्रेट उस हिसाब से उतना नहीं है, तो अब एंजाइम को मज़ीद बढ़ाने से कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें अब सबस्ट्रेट ही ज़्यादा चाहिए होगा, तो फिर वो फ्लैट हो जाता है ऊपर. इन जनरल एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन लो होती है सेल्स में ताकि रिएक्शंस उतने तेज़ी से ना हो कि कंट्रोल ही ना हो सके. सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ये भी उसी तरीके से इंक्रीज़ करता जाता है अनटिल सारे एंजाइम्स सैचुरेट हो जाते हैं, तो हमें एंजाइम्स मज़ीद चाहिए, वरना सबस्ट्रेट बढ़ाने से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो फ्लैट हो जाता है ऊपर. कोवेलेंट मॉडिफिकेशन ये वो होता है कि कुछ एंजाइम्स दूसरे एंजाइम्स की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं. होता ये है कि वो एंजाइम्स प्रोटीन की चेन को, अमीनो एसिड की चेन को कहीं से काट देते हैं या फिर वो कोई फॉस्फेट या मिथाइल ग्रुप उसके ऊपर लगा लेते हैं. अब वो ये लगाएंगे तो बॉन्ड्स डिस्टॉर्ट होंगी, अगेन उसका स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा. लेकिन ऐसे होता है कि इस मॉडिफिकेशन की वजह से एक एंजाइम को इनएक्टिव से इनएक्टिव भी किया जा सकता है. तो इट कैन बी यूज टू कंट्रोल मेटाबॉलिक एंजाइम्स एंड स्विच द एंजाइम्स इन द गट ऑन एंड ऑफ, क्योंकि इसी तरीके से होता है ट्रिप्सिन के साथ. ट्रिप्सिन जो है वो दूसरे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है. तो पहले वो खुद एक्टिवेट होता है, जब वो एक्टिवेट होता है तो वो बहुत ज़्यादा एंजाइम्स को एक्टिवेट करने लग जाता है. वो कैसे करता है कि उनको कहीं से काट देता है या उनके साथ कोई नया ग्रुप लगा लेता है. इस तरीके से उनका शेप ऑल्टर हो जाता है, ऐसे कि अब उनका एक्टिव साइट जो है वो प्रॉपरली एक्टिव है, वो सबस्ट्रेट के साथ फिट हो जाता है. That's all for today's lecture. Thank you for listening, and our next topic will be evolution.